अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर, कौन कौन से खर्चे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस करने की इजाजत है, ये टॉपिक लेके हाजिर हूँ। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में कौन कौन सी डिडक्शंस, कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है। डिडक्शंस यानी खर्चे। अलाउबल डिडक्शन वो खर्चे जो इनकम में से माइनस करने की इजाजत है टैक्स के उसूलों के मुताबिक। और डिसअलाउड एक्सपेंडिचर वो खर्चे जो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं है। सर जरा देखते हैं। वो कहता है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड पर टैक्स लगता है एनटीआर के तहत, नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत, और खर्चे माइनस करने की इजाजत होती है। कौन सा खर्चा माइनस होगा? सबसे पहले तो रिपेयर का खर्चा माइनस होगा। रिपेयर किसकी? सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग की। कितना खर्चा माइनस होगा? 20%। किसका? रेंट। रेंट चार्जेबल टू टैक्स। रेंट चार्जेबल टू टैक्स। जितना रेंट चार्जेबल टू टैक्स है उसका 20% ले लीजिए और उसको रिपेयर के तौर पे इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़े काम की है। अगर किराया है 100 रुपये और आपका एक्चुअल रिपेयर का खर्चा है 20 रुपये। एक्चुअल रिपेयर का खर्चा है, सॉरी 20 नहीं कहता मैं, एक्चुअल रिपेयर का खर्चा है 15 रुपये। और 20% ऑफ रेंट जो है वो कितना बनता है? 20 रुपये। तो कितना माइनस करने की इजाजत होगी? द आंसर इज 20। इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल को देखना ही नहीं है, 20% माइनस करने की इजाजत। सर अगली एग्जांपल लीजिए। अगर आपका एक्चुअल खर्चा हुआ 25 रुपये और 20% रेंट कितना है? 20 रुपये। तो कितना माइनस करने की इजाजत होगी? 20 रुपये। सर आप एक्चुअल देख क्यों रहे हैं? एक्चुअल पे मिट्टी डालें। 20% माइनस करने की इजाजत होगी। केस नंबर 3। सर जी अगर उसने कोई बात रिपेयर के बारे में की ही नहीं है, इसका मतलब है रिपेयर का खर्चा 0 है। और 20% रिपेयर, 20% ऑफ रेंट कितना बनता है? 20 रुपये। तो भी 20 माइनस करने की इजाजत होगी। एक्चुअल खर्चा किया है तो भी 20 माइनस होगा, एक्चुअल खर्चा नहीं किया तो भी 20 माइनस होगा, एक्चुअल खर्चा ज्यादा है 20% है तो भी 20 माइनस होगा, एक्चुअल खर्चा कम है 20% है तो भी 20 माइनस होगा। सर आगे चलते हैं। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? बिल्डिंग की। रिपेयर भी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? बिल्डिंग की। प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस इंक्लूडिंग ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट भी सिर्फ और सिर्फ किसका है? प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस इंक्लूडिंग ग्राउंड रेंट। तो ग्राउंड रेंट जो है ये भी प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस है और माइनस करने की इजाजत होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने कोई जमीन कोई बिल्डिंग लोन लेके ली और उसका मुझे किराया आ रहा है बिल्डिंग का, तो उस किराए में से क्या ये इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की इजाजत होगी? यस। इंटरेस्ट ऑन लोन किराए की इनकम में से इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो लेस होगा। सर बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं,
लोन लेते हैं लेकिन उससे इंटरेस्ट का एग्रीमेंट नहीं करते, उसको कहते हैं जितना किराया आएगा उसका कुछ हिस्सा आपको देंगे। तो लोन लिया और तय ये किया कि जितना किराया आएगा उसका कुछ हिस्सा आपको मिलेगा, जितना किराया आएगा उसका कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। अब किराया कितना आया, लेट्स से 1 लाख रुपए, और आपने तय किया था कि मैं तुम्हें कितना दूंगा, 20%। तो शेयर कितना बना, 20,000 रुपये। अब ये जो 20,000 रुपये शेयर ऑफ रेंट है, ये इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। शेयर ऑफ रेंटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग HBFC और स्केचिंग बैंक, ये इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। लीगल चार्जेस टू डिफेंड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, लीगल चार्जेस टू डिफेंड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। सर जो कानूनी इखराजात किए गए हैं मलकियत को बचाने के लिए, सारे नहीं, टाइटल को डिफेंड करने के लिए जो खर्चे किए गए हैं, अदालती इखराजात जो किए गए हैं टाइटल को बचाने के लिए, इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। सर 4% ऑफ रेंट चार्ज, एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस। और मैं हमेशा इसकी मिसाल ऐसे तो कि हम लोग पता क्या सोचते हैं, किसी की 2 प्रॉपर्टियां होंगी, 3 होंगी, सर यकीन माने 200 प्लाजे हैं एक एक बंदे के। अब जिसके 200 प्लाजे हैं और हर प्लाजे में 20 दुकान है, तो सर ये टोटल कितने प्लाजे हो गए, कितनी दुकानें होगी, 4,000। 4,000 दुकान से किराया वो खुद इकट्ठा करेगा नहीं, सर वो एक टीम रख लेगा किराया इकट्ठा करने के लिए। ये जो टीम होगी ये सैलरी लेगी। अब उसने ये कहा कि जो कलेक्शन चार्जेस हैं या एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, ये इनकम में से माइनस करने की इजाजत होती है, लेकिन ये 4% ऑफ द रेंट से ज्यादा नहीं होंगे। रेंट था 100 रुपये, 4% ऑफ द रेंट बना 4 रुपये। लेट से एक्चुअल एक्सपेंस है, एक्चुअल एक्चुअल कलेक्शन चार्जेस है 6 रुपये, तो कितना माइनस करने की इजाजत होगी, 4 रुपये माइनस करने। अगर एक्चुअल रेंट होता 2 रुपये, तो कितना माइनस करने की इजाजत होती, फिर 4 ना माइनस करने की इजाजत होती, बल्कि 2 माइनस करने की इजाजत होती, यानी मैक्सिमम 4% माइनस किया जाता। Any other expenses related to admin and collection charges not exceeding 4% of the chargeable rent paid or payable wholly for the purpose of deriving chargeable rent, 4% से ज्यादा नहीं हो सकता। सर जी अगली और आखिरी आइटम जो रेंटल इनकम में से माइनस करने की इजाजत है वो है इरिकवरेबल रेंट। सर जी जरा इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने मेरा एक पूर्ण मकान पूरे 1 साल किराए पर चढ़ा रहा, किराया था 1 लाख, तो मेरी इनकम में कितना शामिल होगा, 12 लाख। एक्चुअल में किराया वसूल मैंने किया था 8 माह का, तो वो तो बनता था 8 लाख, लेकिन आपको पता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पर टैक्स होती है और रिसीट बेस पर टैक्स नहीं। तो जनाब मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना आ गया होगा, 12 लाख, और इस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स भी लग गया होगा, किस अमाउंट पर, 12 लाख। 12 लाख पर ही टैक्स भी लग गया होगा। अब हुआ क्या, ये वाकया है 2022 का, लेट से, और 2023 में क्या हुआ, 2023 में वाकया ये हुआ कि जनाब ये जो 12 लाख था
इसमें से ये 4 लाख उसने अदा ही नहीं किया, अदा नहीं किया, तो बंदे को बुरा लगेगा ना यार, मुझसे किराया जो मुझे मिला भी नहीं था, मुझसे उस पर टैक्स भी वसूल कर लिया, बाद में मुझे किराया ही नहीं मिलता। तो टैक्स वाले कहते हैं घबराओ नहीं, 2023 में जितना भी तुम किराया वसूल करोगे, लेट से तुमने 2023 में किराया वसूल किया 10 लाख, तो उसमें से ये 4 लाख जो इरिकवरेबल था ये माइनस करने की इजाजत होगी, और फिर तुम्हें 6 लाख पे टैक्स लगेगा। यहां पे तुमने 4 लाख पर इजाफी टैक्स दे दिया था ना, ये क्या हो जाएगा, ये हिसाब बराबर हो जाएगा। यहां पे 4 लाख नहीं होना चाहिए था, आपने प्लस कर दिया था, यहां पे 4 लाख माइनस कर देंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। टैक्स वालों ने कहा है अगर आपको वो किराया वसूल नहीं हुआ, जिस तरह यार हम बैड डेट करते हैं, पहले उसको डेबिट डेटर क्रेडिट सेल्स करके इनकम बुक कर लेते हैं, बाद में जब वो पैसे नहीं देता तो डेबिट बैड डेट करके एक्सपेंस आउट करते थे, बिल्कुल इसी तरह ही पहले इनकम बुक कर दी क्रूल बेसिस पे, बाद में अगर किराया वसूल नहीं हुआ तो बैड डेट कर दिया। यहाँ पर इसको इरिकवरेबल रेंट कहा गया। वो कहते हैं टैक्स वाले कहते हैं इरिकवरेबल रेंट होगा तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी अगर ये वाली शराइत पूरी हो जाए, 1 2 3 4 और 5, अगर ये 5 शराइत पूरी हो जाएं तो जो आपका रेंट इरिकवरेबल था वो माइनस करने की इजाजत है। पहला, द टेनेंसी वॉज बोनाफाइड, किराएदारी का मुआहिदा नेक नियति पर मबनी था। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है उसने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, विकेट कर दिया है, खाली कर, या हमने इकदामात कर लिए हैं प्रॉपर्टी को खाली। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर, ये डिफॉल्टिंग टेनेंट जो है वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर भी किरायादार नहीं है। तो हमने नेक नियति पर किराएदारी का मुआहदा किया था, डिफॉल्टिंग टेनेंट ने प्रॉपर्टी को खाली कर दिया था, या सेक्स ले लिए गए थे प्रॉपर्टी को खाली करने के। डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी, किसी दूसरी प्रॉपर्टी जो है उसके बारे से वो डिफॉल्टिंग टेनेंट उसका किराएदार नहीं था। चौथी बात, हमने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी थी टू रिकवर अनपेड रेंट। हाँ, यहाँ कोई रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव थी कि लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। हमने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी कि हमें पता है कि भाई कानूनी कार्रवाई का कोई फायदा नहीं होना। अनपेड रेंट वाज प्रीवियसली चार्जेबल टू टैक्स, जो अनपेड रेंट था वो पहले ही इनकम, सर जी ये वाला रेंट पहले 2022 में इनकम में शामिल हो चुका था, तभी तो 2023 में से इनकम में से माइनस किया गया था। तो वो कहता है अनपेड रेंट पहले इनकम में शामिल हो चुका था। अगर ये सारी शराइत पूरी हो गई, सर सारी शराइत पूरी होने पर, सारी शराइत पूरी होने पर रिडक्शन अलाउ। तो सर 2022 में हमने इनकम में रिकॉर्ड कर लिया था, 2023 में पैसे नहीं मिले थे, हमने इनकम में से माइनस कर दिया था, आ गया 2024, आ गया तो छा गया 2024 आया, और इस बंदे के दिल में पता नहीं क्या रहम आया, इसने 4 लाख रुपए हमारे जो किराया था हमें अदा कर दिया, ये 4 लाख रुपए वसूल हो गए। अब वो कहता है अगर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड हो गया है वो खर्चा, वो एक्सपेंस, वो रेंट जिसको आपने एज एन एक्सपेंस बुक कर दिया था, अगर सब्सिक्वेंटली रिकवर हो गया है, देन द सेम शेयर शुड बी टैक्सेबल, तो वो सेम जो है वो टैक्सेबल, देन द सेम शेयर्स वुड बी टैक्सेबल।
if the unpaid rent allowed as tax expense is subsequently recovered, तो सेम शेयर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। जितने पैसे वसूल किए हैं वो इनकम में शामिल हो जाएंगे और टैक्सेबल हो जाएंगे। इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड बी टैक्सेबल। लो सर, ये था हमारा इरिकवरेबल डेट वाली बात। और इस एरिया में जो आखिरी बात है वो करके ही ये टॉपिक खत्म करूं। सर जी, अभी आपको मैंने इसी वीडियो में बताया कि कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत होती है। अगर हमने कोई खर्चा किया 2018 में, लेट्स से कलेक्शन एक्सपेंस किया, कितने का? 1 लाख रुपए। और वो कलेक्शन एक्सपेंस किया, एंट्री की डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट पेपर 1 लाख। तो क्या ये इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी? यस, ये इनकम में से माइनस करने की इजाजत। 2019 आ गए, हमने ये पेबल ही रहा, नॉट पेड, हमने पे नहीं किया। 2020 आ गया, पे नहीं किया। 2021 आ गया, पे नहीं किया। जिस साल खर्चा किया था वो साल गुजरने के 3 साल गुजर गए हैं तो भी हमने पे नहीं किया। वो कहता है अगर 3 साल गुजर गए हैं तो चौथे साल ये जो आपने एक्सपेंस इनकम में से माइनस किया था ये रिवर्स हो जाएगा और दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा, यानी 1 लाख दोबारा इंक्लूडेड इन इनकम और टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। वो खर्चा जिसको आपने इनकम में से माइनस कर दिया था लेकिन एक्चुअल में पे नहीं किया, और खर्चा जिस साल किया गया था वो साल गुजरने के 3 साल हो गए हैं मजीद, अभी भी आपने पे नहीं किया, तो उससे अगले साल वो दोबारा इनकम में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया, अगर उससे अगले साल पे कर दिया तो दोबारा अलाउड है डिडक्शन हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उससे अगले साल उसने 50,000 रुपया पे किया, तो सर जितना एक्चुअल में पे करेंगे उतना अलाउड एज डिडक्शन हो जाएगा। सर ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, लाइबिलिटी या पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी जिसके वजह से डिडक्शन क्लेम कर ली है लेकिन हमने पे नहीं किया। कब तक? 3 साल के अंदर अंदर। जिस साल वो खर्चा किया वो साल खत्म होने के 3 साल के अंदर अंदर पे नहीं किया तो जो अनपेड अमाउंट होगी वो चार्जेबल टू टैक्स होगी अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट टैक्स ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ 3 ईयर। 3 साल गुजरने के बाद जो पहला टैक्स ईयर आएगा उस साल वो दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा। If an unpaid liability which is charged to tax as above is subsequently paid, अगर unpaid liability subsequently पे कर दिया गया, अगर unpaid liability जिसको इनकम में से माइनस किया था और 3 साल गुजर गए थे और दोबारा इनकम में ऐड करके चार्ज टू टैक्स कर दिया था, अगर उसे सब्सिक्वेंटली पे कर दिया गया, यानी मैं बात करूं ये 2023 की, अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया गया तो जितना आपने पे किया हुआ है वो अलाउड है डिडक्शन होगा, यानी इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। और डिडक्शन के हवाले से जो आखिरी बात इसने कही है वो ये है कि जी कोई भी खर्चा जो इनकम फ्रॉम एनी एक्सपेंडिचर अलाउड टू अ पर्सन अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी as a deduction shall not be allowed as deduction in computing the income of a person chargeable to tax। सर जो खर्चा अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी माइनस हो गया, जो खर्चा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस हो गया है वो किसी और हेड में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, वो किसी और हेड में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सर मैंने आपको इस वीडियो में क्या सिखाया, जरा चलिए आगे। यहाँ से ये वीडियो शुरू हुई थी, डिडक्शन अलाउड सारे पॉइंट्स बड़ी डिटेल में बता दिए और उसके अलावा अनपेड इररिकवरेबल डेट की बात बड़ी डिटेल से बताई, और उसके अलावा जो खर्चा अगर किया 3 साल तक पे नहीं किया तो वो दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा, अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो दोबारा अलाउड है डिडक्शन हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको बड़ी डिटेल में बता दी।
तो सर इस वीडियो के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे बात करेंगे। थैंक यू।